नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भूगोल की इस क्लास में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गतियां और इसके अंतर्गत कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं घूर्णन गति या परिभ्रमण गति को। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा पृथ्वी की परिक्रमण गति। दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमण गति अर्थात हम यूं कहें कि जब पृथ्वी अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती हैं तो सामान्यतः हम इस बात को कह सकते हैं पृथ्वी परिक्रमण गति कर रही है। किस तरह से पृथ्वी परिक्रमण गति करती हैं, इसकी क्या स्पीड रहती है, इसकी क्या दिशा रहती है, और एक इस संबंध में हम बात करते हैं इसके पथ की, अर्थात रास्ता कैसा होता है, जिसके संदर्भ में हम बार बार पढ़ते हैं दीर्घवृत्ताकार परिपथ में पृथ्वी ऑर्बिट शेप में सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती हैं और कितने समय में लगाती हैं और इसे किन अन्य नामों से जाना जाता है, तथा इसके अलावा इस परिक्रमण गति का यानी कि रोटेशन मोशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम इन सारी बातों को आज की इस क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, हम बात कर रहे हैं परिक्रमण गति। इससे पहले मैं यहां बताना चाहूंगा आपको, देखिएगा किस तरह से गतियों के अंतर्गत किस तरह से हम यहां पहले एक कॉमन बात करें, जैसा कि कल की क्लास को हमने जहां से छोड़ा था हम इसी के अंतर्गत यहां बात करेंगे। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक गति जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं, जो हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, और दूसरी जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो यहां देखिएगा दोस्तों, हम घूर्णन गति को पढ़ चुके हैं, तो यहां एक वीडियो के द्वारा मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सापेक्ष घूर्णन करती है। तो यहां इस वीडियो के द्वारा आप यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा ये पृथ्वी किस तरह से अपने अक्ष पर रोटेट हो रही है, इसे कहा जाता है घूर्णन गति, जो कि कल हमने बात की ये 24 घंटे में पूरा करती हैं। और एग्जैक्टली हमने इसके संदर्भ में बात की थी, इसकी स्पीड के संदर्भ में बात की थी। औसत 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये 24 घंटे में अपना एक चक्र पूरा करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन रात बनते हैं। और भी इसके क्या प्रभाव थे कल हम बात कर चुके हैं। एक दिन में पूरा करती है, इस कारण से इस घूर्णन गति को कहा जाता है दैनिक गति। तो इस घूर्णन गति की बात हम कल कर चुके हैं और आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं गति जिसका नाम है परिक्रमण गति। साथियों, आप यहां देख पाएंगे परिक्रमण गति के बारे में मैं यहां क्लियर कर रहा हूं। पहले इस डायग्राम के माध्यम से समझिएगा किस तरह से पृथ्वी अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। इसे हम रोटेशन मोशन कहते हैं। दोस्तों, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परिणाम स्वरूप, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण सभी ग्रह कोणीय संवेग नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। और सूर्य के चारों ओर या किसी पिंड के चारों ओर चक्र लगाना परिक्रमण कहलाता है। और किस तरह से पृथ्वी अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर चक्र लगाएगी, मैं यहां आपको इस डायग्राम के अलावा यहां आप देखें तो ये देखिएगा सूर्य और किस तरह से ये दीर्घवृत्ताकार परिपथ, ये जो आपको मार्ग नजर आ रहा है इसी को बोला जाता है दीर्घवृत्ताकार परिपथ। और यहां देखिएगा ये पृथ्वी रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों मोशन एक साथ कर रही है, अर्थात घूर्णन भी कर रही है और परिक्रमण भी कर रही है। इस वीडियो के द्वारा आप यहां पर समझिएगा, एक क्लिप के द्वारा यहां समझने का प्रयास कीजिएगा किस तरह से पृथ्वी परिक्रमण गति कर रही है। यहां देख पाएंगे आप, तो यहां जिस तरह से अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, उसी भांति यहां पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्र लगा रही है और इसी को कहा जाता है परिक्रमण गति। और किस तरह से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्र लगा रही है, उसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी गति करता है, इसको भी चंद्रमा की परिक्रमण गति कहा जाता है। और दूसरी क्लिप के माध्यम से आप यहां समझिएगा, मैं यहां आपको इस क्लिप के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से पृथ्वी अन्य ग्रहों की भांति अपने अपने परिपथ के अंतर्गत परिक्रमण करती है। यही कारण है कि कोई भी ग्रह, सभी ग्रहों का अपना एक नियत पथ होता है, जिसे दीर्घवृत्ताकार परिपथ यह पृथ्वी का है। तो इस क्लिप के माध्यम से समझिएगा, देखिएगा यहां यह पृथ्वी है, हमारा सौर परिवार का तीसरा ग्रह, जो सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रहों की भांति अपने अपने मार्ग पर अपने अपने परिपथ पर चक्र लगा रहा है। इस दौरान पृथ्वी 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सूर्य के चारों ओर चक्र लगा रही है। तो इस तरह से
इस गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। साथियों, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति दोनों ही प्रकार की गतियां पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती हैं, या यूं कहें कि वामाव्रत या एंटी क्लॉक से टाइप में की जाती हैं। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत गति की जाती हैं। इस गति का समय या अवधि की बात करें तो औसतन हम कहते हैं 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है, और यह अवधि एक वर्ष का निर्माण करती है। इस कारण से हम इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। साथियों, एग्जैक्टली अगर हम इस संदर्भ में बात करें कि यह जो अवधि कितनी है, तो हम बात करते हैं कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड में यह गति पूर्ण करती हैं। और इसके अलावा अगर मोटे रूप से हम कहें तो 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा यह गति पूर्ण की जाती है। और हम जब एक वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष बचे हुए 6 जो घंटे हैं वे आगे 4 सालों में हम जोड़कर, जैसे लीप ईयर कहते हैं, 6 घंटे का जो ये ड्यूरेशन है अगले चौथे साल के अंदर फरवरी को 28 की जगह 29 में तब्दील करता है। तो ये एक तरह से इसका पैटर्न है, इसे हम वार्षिक गति कहते हैं। अब हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। यहां आपने इस तरह से देख लिया कि किस तरह से पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर कोणीय संवेग नियम के द्वारा गति करती है। तो यहां देखिएगा, हम अब इस संदर्भ में लिखें, यहां नोट डाउन भी करते हैं किस तरह से इसका प्रभाव रहेगा, इसे भी हम कहेंगे। तो यहां पहले परिभाषा मैं पुनः यहां पर आपके सामने साझा कर रहा हूं, सुनिएगा, फिर हम इसको नोट डाउन करते हैं कि सभी ग्रहों की भांति सूर्य की गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परिणाम स्वरूप कोणीय संवेग नियम के द्वारा पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। इसे परिक्रमण गति कहा जाता है। अब हम बात करें कि यह कोणीय संवेग नियम क्या होता है, तो साथियों, कोणीय संवेग नियम का मतलब है वेग गुणा द्रव्यमान। अब वेग का तात्पर्य होता है कि एक निश्चित दिशा में गति या विस्थापन होना वेग कहलाता है। वहीं जहां द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का तात्पर्य है कि पदार्थ या पिंड का कुल भार कितना है। अर्थात इस तरह से यह कोणीय संवेग नियम के द्वारा सभी ग्रह और सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूर्ण करती है। इसे परिक्रमण गति कहा जाता है। चलिए यहां नोट डाउन करते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव स्वरूप या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सभी ग्रहों की भांति पृथ्वी भी सभी ग्रहों की भांति पृथ्वी भी कोणीय संवेग नियम द्वारा कोणीय संवेग नियम के अंतर्गत अपने दीर्घवृत्ताकार परिपथ में जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, दीर्घवृत्ताकार परिपथ में सूर्य के चारों ओर गति करती हैं। इसे परिक्रमण गति कहा जाता है। इसे परिक्रमण गति या अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन मोशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें यहां ध्यान देना है कि किस प्रकार से
परिक्रमण गति होती हैं। तो यहां विशेष रूप से यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी ग्रहों की भांति हमारी पृथ्वी भी किस नियम के तहत, कोणीय संवेग नियम के तहत अपने दीर्घवृत्ताकार परिपथ में, यह परिपथ भी याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसका पथ कौन सा होता है, ऑर्बिट पथ होता है या यूं कहें दीर्घवृत्ताकार परिपथ होता है, जिसके अंतर्गत सूर्य के चारों ओर गति करती हैं, इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। अब यहां यह तो परिभाषा हुई परिक्रमण गति की। अब बात करते हैं इस परिक्रमण गति के संदर्भ में इसकी दिशा कौन सी होती है, और भी जो महत्वपूर्ण यहां बातें हम यहां बात करते हैं। सबसे पहले दिशा, जैसा कि कल भी मैंने कहा था, दोनों ही पृथ्वी की गतियां पप्पू की तरह होती हैं, अर्थात पश्चिम से पूर्व की तरफ होती हैं। तो यह विशेष रूप से आपको यहां ध्यान देना है, किस तरह से परिक्रमण गति होती है, किस तरह से परिभ्रमण गति होती है। तो यहां मैं दोनों ही बात लिखूंगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत, या दूसरी बात कहें तो इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं वामाव्रत, या एंटी क्लॉक वाइज। कैसे भी प्रश्न आए हमारा उत्तर सही होना चाहिए। तो ये हर प्रकार से आपको यहां ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शन आए उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसकी दिशा के पश्चात बात करते हैं इसका पथ, इसका मार्ग, जो कि अक्सर पूछा जाता है कौन से मार्ग में परिक्रमण गति की जाती है। तो हम यहां बात करते हैं दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ऑर्बिट, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ऑर्बिट। तो याद रखिएगा, ऑर्बिट परिपथ में या दीर्घवृत्ताकार परिपथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है, इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। अब एग्जैक्टली बात की जाए साथियों, पथ के पश्चात हम बात करें इसका समयावधि कितनी है, कितने समय में यह गति पूरी होती है। तो यहां देखिएगा, अवधि की बात करें तो अवधि हम दोनों ही यहां बात करेंगे एग्जैक्टली कितनी है, और सामान्यतः हम इसे कितनी मानते हैं, दोनों ही यहां बात करते हैं। एग्जैक्टली है 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड। ये एग्जैक्ट है, इसकी वास्तविक समयावधि है। हम सामान्यतः इसे क्या कहते हैं, सामान्यतः हम 365 दिन, सामान्यतः 365 दिन में यह गति पूर्ण की जाती है। अब 365 दिन में यह गति पूरी होती है, और 365 दिन को हम एक वर्ष मानते हैं। इस कारण से अब शेष बचे हुआ जो समयावधि है वो किस तरह से आगे लीप ईयर का निर्माण करेगी, हम इसकी भी यहां साथ में बात करें और फिर आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः 365 दिन, इसलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है, वार्षिक गति कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, यहां इसे भी याद रखें।
अब बात करते हैं शेष बचे हुए जो लीप ईयर के निर्माण की। देखिएगा, प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष बनता है, जिसमें फरवरी माह 29 दिन का होता है। 29 दिन का होता है। तो ये लीप वर्ष कैसे बनता है? तो हमने यहां बात की थी कि जो प्रत्येक वर्ष वार्षिक गति के दौरान जो ऊपर का 6 घंटे का समय बचता है, तो 6 घंटे गुणा 4, 6 घंटे गुणा 4 वर्ष में 6 घंटे मिलके 24 घंटे का निर्माण करती हैं। इस तरह से 24 घंटे बनते ही चौथा वर्ष है वो 366 दिन का हो जाएगा, लीप वर्ष। इसलिए लीप वर्ष 365 की बजाय 366 दिन का होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस तरह से लीप वर्ष का निर्माण होता है। और लीप वर्ष के संदर्भ में बात करें तो लीप वर्ष की फरवरी हमेशा 28 की बजाय 29 दिन की होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किस तरह से पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव को पढ़ें। उससे पहले बात करते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जो परिक्रमण गति हो रही है, इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी गति क्या है, और इसके पश्चात हम औसत दूरी की बात करें। तो बात करते हैं परिक्रमण गति की। परिक्रमण गति, और ये होती हैं 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। फिर बात करते हैं कि सूर्य व पृथ्वी के मध्य औसत दूरी, क्योंकि हम जब उपसौर और अपसौर की बात करेंगे तो यहां दिया गया ये आंकड़ा आपको बार बार यहां याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, औसत दूरी कितनी है? औसत दूरी है साथियों 14.9 या 14 करोड़ 95 लाख, 14 करोड़ 95 लाख 14.95 करोड़ किलोमीटर, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की एक औसत दूरी कही जाती है। तो याद रखिएगा, उपसौर में क्या होगा? उपसौर के दौरान ऐसी स्थिति में सूर्य जब नजदीक होगा उसे हम उपसौर कहेंगे, और जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होगी उसे हम अपसौर कहेंगे। और ये अपसौर और उपसौर भी इसी परिक्रमण गति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। और कल हम बात कर चुके हैं, आज पुनः मैं बात करना चाहूंगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम सापेक्षिक कोण 66.5 डिग्री का बनेगा। और इस संदर्भ में हम आगे की और जब बात करेंगे किस तरह से जो इसके परिणाम स्वरूप किस तरह से हम बात करेंगे, ऋतुवत बदलाव होंगे, किस तरह से जो अन्य जो प्रभाव नजर आएंगे, ये इसके अंतर्गत हम यहां पहले बात करें और फिर आगे ये भी क्लियर करेंगे कि इसका प्रभाव क्या रहेगा। बात करते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो परिक्रमण गति है, इस दौरान हम इससे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, क्योंकि हम ये बात कल की घूर्णन गति में भी कर चुके हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री किस ओर झुकी हैं? पूर्व की ओर झुकी हैं, झुकी हुई हैं। इस कारण झुकी हुई होने से
सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष अधिकतम कोण या यूं कहें सापेक्षित कोण, सापेक्षित कोण 66.5 डिग्री का बनता है, 66.5 डिग्री का बनता है। इसी कारण से हम यहां बात करेंगे किस तरह से इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप अक्षांशों का जो निर्माण होगा, हम उसके अंतर्गत भी हमारे लिए ये फैक्ट यहां काम आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने डिग्री झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। इसके परिणाम स्वरूप इसी के कारण ही हम यहां देख पाएंगे कि जो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण सापेक्षित कोण है वो 66.5 का बनेगा। इसीलिए सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें 66.5 डिग्री तक दोनों गोलार्ध में जाती हैं। तो हम ये भी यहां क्लियर करेंगे। अब इसके साथ साथ में बात करते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की परिक्रमण गति का प्रभाव हमें नजर आता है। हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, परिक्रमण गति का प्रभाव। परिक्रमण गति का प्रभाव, और परिक्रमण गति का प्रभाव किस तरह से रहता है यहां बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहां आपको प्रभाव के परिणाम स्वरूप अपसौर और उपसौर की बात बताऊंगा, और उसके बाद में बताऊंगा कि किस तरह से दिन और रात की अवधि में अंतर आता है, किस तरह से ऋतुवत बदलाव आता है, हम इसकी यहां बात करेंगे। और सबसे पहले हम यहां बात करते हैं अपसौर और उपसौर की स्थिति का बनना। नंबर 1 बात करें, अपसौर और उपसौर की स्थिति का बनना। उपसौर व अपसौर की स्थिति का बनना। और बहुत बार यह प्रश्न आता है साथियों कि उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है, इसकी एग्जैक्टली तारीख तक को पूछ लिया जाता है। और सामान्य रूप से यह भी पूछा जाता है कि अपसौर के दौरान सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितनी दूरी होती है, और उपसौर के दौरान सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितनी दूरी होती है। तो सामान्य रूप से हम इन दोनों की बात करें तो जैसा कि मैं लास्ट पेज पे आपको बात कह चुका हूं, सामान्यतया पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है 14.95 करोड़, या यूं कहें कि 14,95 लाख। वहीं अपसौर और उपसौर में क्या प्रभाव रहेगा यहां हम यहां देखते हैं। पहली बात करते हैं कि अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है। तो साथियों, सामान्यतः आप इस हिंदी के 2 शब्दों से समझ पाएंगे कि उप का मतलब होता है समीप, उप का तात्पर्य होता है निकट या समीप, और अप का मतलब होता है दूर। तो इस बात से ही आप क्लियरली पहले मतलब सामान्यतः आप इन दोनों को यहां क्लियरिफाई कर सकते हैं कि उपसौर का तात्पर्य होगा सूर्य से पृथ्वी की निकटता, और अपसौर का मतलब होगा सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी। यहां पहली बात ये क्लियर हो चुकी है। इसके बाद में हम यहां बात करेंगे किस तरह से इसका निर्माण होता है और कैसे स्थिति बनती है। तो यहां पहले तो सामान्य रूप से ये समझने के पश्चात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, ये है अपहेलियन और पेरिहेलियन की का कंसेप्ट, इस डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। यहां आप देख पाएंगे तो ये परिपथ है, इस परिपथ को कहा जाता है दीर्घवृत्ताकार परिपथ। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार परिपथ या ऑर्बिट। इसके दौरान, इसके कारण, इस शेप के कारण, इस परिपथ के कारण वर्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जो औसत दूरी थी इसमें परिवर्तन आता है, इसमें बदलाव आता है। एक समय ऐसा आता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो कम हो जाती है, और यही जब आगे की और गति होती है तो इस परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि यहां गति, यहां की
दूरी है वो अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत निकट आ जाती हैं और बहुत अधिक दूरी हो जाती हैं, इसमें सामान्य सा अंतर आता है। और सामान्य अंतर के परिणाम स्वरूप हम यहां देखते हैं कि यह जो जब पेरिहेलियन की जो घटना होती है या जो पेरिहेलियन होता है जिसके हम उपसोर कहते हैं, तो उपसोर के दौरान यह दूरी कम हो जाती है, या यूं कहें 14.73 करोड़ किलोमीटर हो जाती हैं। 14.73 करोड़, या सामान्यतः आप 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर कह सकते हैं जब न्यूनतम दूरी होती है। और अधिकतम दूरी जिसे हम अपसोर कहते हैं साथियों, अपसोर के दौरान क्या होता है, अपसोर के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है। इस अधिकतम दूरी के संदर्भ में आपको याद रखना है 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो यहां ये जो दूरी है इसे हम कहते हैं अपसोर, अधिकतम दूरी। तो ये सामान्यतः आपको यहां याद रखना है, ये कंसेप्ट है अपसोर और उपसोर का। ठीक है, मैं यहां पर नोट डाउन करता हूं वापस से किस तरह से इसका इस स्थिति का बनना होता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार परिपथ के कारण, दीर्घ वृत्ताकार परिपथ जिसे हम कह रहे हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी अंडाकार एक तरह से कह सकते हैं, परिपथ के कारण वर्ष में पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी के मध्य औसत दूरी जो अभी हम बात कर चुके हैं, कितनी है औसत दूरी, 14.95 करोड़ किलोमीटर में अंतर आ जाता है। इससे दो स्थितियां बनती हैं, इससे दो स्थितियां बनती हैं, एक है अपसोर और एक है उपसोर। ठीक है, एक है अपसोर और एक उपसोर। अब यहां बात करते हैं पहले उपसोर क्या होता है। नंबर 1, उपसोर क्या होता है और ये कब होता है। उपसोर की स्थिति की बात करें तो उपसोर होता है साथियों 3 जनवरी को। 3 जनवरी जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती हैं, उपसोर कहते हैं। उपसोर कहते हैं। और ये कब होती हैं? ये होती हैं 3 जनवरी को। कब होती हैं? 3 जनवरी को होती हैं। अब फिर बात करते हैं नंबर 2, उपसोर के बाद में अपसोर क्या होता है। तो अपसोर आपने डायग्राम पे समझा होगा किस तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, इसे हम अपसोर कहते हैं। और उपसोर की जो किलोमीटर में दूरी की बात करें तो जैसा कि अभी हम यहां बात कर चुके हैं, यह दूरी होती है साथियों 14.71 करोड़ किलोमीटर। 14.71 करोड़
किलोमीटर, और औसत की बात की थी 14.95 करोड़ किलोमीटर। अब यहां बात करते हैं उपसोर कब होता है साथियों। उपसोर होता है 4 जुलाई को। अब यहां आप ये कहीं तर्क ना लगा बैठें, अपसोर और उपसोर की तारीख में कहीं आप ये तर्क ना लगा पाए कि जब सूर्य समीप होता है तो सामान्य सा नियम है कि वहां पर गर्मी अधिक होती है, और आप इस तरह से अंदाज ना लगाएं कि हमारे यहां ग्रीष्मकाल है वो जून जुलाई में होता है, तो आप कहीं ये अंदाज लगा के ना बैठें कि ये तो जुलाई के अंदर उपसोर की स्थिति होगी। लेकिन ये पूरी पृथ्वी के संदर्भ में है, केवल उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में नहीं है। इसलिए याद रखना है उपसोर यानी कि सूर्य निकट कब होता है, जनवरी में। जनवरी की तारीख 3 जनवरी। और अधिकतम दूरी पर कब होता है, अधिकतम दूरी पर होता है साथियों जुलाई में, यानी कि 4 जुलाई को। तो याद रखिएगा 4 जुलाई को अपसोर की स्थिति। और इस दौरान क्या होता है, जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य, सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती हैं, अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसोर कहते हैं, अपहेलियन कहते हैं। और ये दूरी कितनी होती है, तो यहां हम बात करें 15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ किलोमीटर ये अधिकतम दूरी होती है। तो इस तरह से आप यहां सामान्य रूप से इस चीज को यहां आपको ध्यान रखना है, एक है न्यूनतम दूरी, एक है अधिकतम दूरी, और डेट याद रखनी है दोनों की, और दूरी कितनी है ये भी आपको साथ में याद रखनी है। अपहेलियन यानी कि उपसोर, अपसोर, पेरिहेलियन यानी कि उपसोर। तो ये पहला प्रभाव है जिसके परिणाम स्वरूप हमने इस परिक्रमण गति के पहले प्रभाव की बात की, जिसके अंतर्गत अपसोर और उपसोर की स्थितियों का निर्माण हुआ। साथियों, इसके पश्चात फिर हम दूसरे प्रभाव की बात करते हैं कि परिक्रमण गति के परिणाम स्वरूप दूसरा क्या प्रभाव रहता है। तो हम यहां बात करेंगे इसके परिणाम स्वरूप यहां पृथ्वी के ऊपर, इस ग्लोब के ऊपर अक्षांशों का निर्धारण होता है, अक्षांशों का निर्माण होता है। किस तरह से होता है, हम यहां बात करते हैं दूसरा प्रभाव, और दूसरे प्रभाव के अंतर्गत हम बात करते हैं अक्षांशों का निर्धारण। अक्षांशों का निर्धारण, किस तरह से अक्षांशों का निर्धारण होता है, हम यहां बात करते हैं। तो साथियों, आपने देखा, हम पहले बात कर चुके हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पूर्व की ओर झुकी हुई है, और इसके इस झुकाव तथा पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण अक्षांशों का निर्धारण होता है। किस तरह से अक्षांशों का निर्धारण होता है, तो हम यहां बात करते हैं, एक इस पृथ्वी के ऊपर प्रमुख अक्षांश के रूप में हम बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, जिसे हम क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरा 66.5 डिग्री उत्तर, जिसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिण, जिसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। साथियों, इनका निर्माण होता है। तो ये किस तरह से इनका निर्धारण होता है, इसकी बात करें तो हम सबसे पहले यहां देखिएगा, यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और इसके अलावा हम यहां बात करते हैं उत्तर में 23.5 डिग्री जिसे कर्क रेखा, दक्षिण में 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जिसे मकर रेखा कहेंगे, 23.5 डिग्री कहें या 23 डिग्री 30 मिनट कहें, एक ही बात है। और ये 23.5 डिग्री साउथ, हम इसे कहते हैं कर्क रेखा।
ये हैं कर्क रेखा और 23.5 दक्षिण, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। तो किस तरह से इनका निर्धारण होता है साथियों, हम बात करते हैं कि सूर्य की जो स्थिति है इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, 21 जून को सूर्य की अधिकतम उत्तर की ओर स्थिति इस कर्क रेखा पर होती है। 21 जून को सूर्य अधिकतम कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इस कारण से यहां पर कर्क रेखा का निर्धारण होता है। वहीं एक स्थिति बनती है जहां 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य की अधिकतम दक्षिणतम स्थिति होती है इस 23.5 डिग्री दक्षिण पर, जिसे हम मकर रेखा को जिससे निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से इनका निर्धारण होता है। वहीं दूसरी ओर 66.5 डिग्री का कोण कैसे बनता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है और सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें दोनों गोलार्धों में 66.5 तक चलती हैं। किस तरह से बनती है यहां समझिएगा। यहां पहली स्थिति की बात करें, पहले मैं कर्क रेखा की बात करता हूं। आप यहां देखते हैं कि 21 जून को साथियों 21 जून को सूर्य अधिकतम उत्तर में कर्क रेखा पर लंबवत होता है। वहीं दूसरी ओर 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य अधिकतम दक्षिण में मकर रेखा पर लंबवत होता है। कभी भी सूर्य कर्क रेखा को पार करके उत्तर में नहीं जाएगा, कभी भी दक्षिण में मकर रेखा को पार करके नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं नंबर 2। हम बात करें किस तरह से 66.5 डिग्री का निर्माण होता है, 66.5 डिग्री अक्षांशों का निर्धारण होता है। साथियों हम बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसके परिणाम स्वरूप सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें कहां तक जाएंगी, उत्तर में 66.5 डिग्री और दक्षिण में भी 66.5 डिग्री। और इस 66.5 डिग्री उत्तर को बोला जाता है आर्कटिक व्रत। इसे बोला जाता है दोस्तों आर्कटिक व्रत, क्योंकि ये आर्कटिक ओशन के पास में है। वहीं दक्षिण में 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है। और इस अंटार्कटिक व्रत की बात करें तो अंटार्कटिक महाद्वीप इस दक्षिणी भाग में 66.5 के आसपास का एरिया है, इस कारण से इसका नामकरण अंटार्कटिक व्रत के रूप में रखा गया। अब देखिएगा, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें भूमध्य रेखा से 66.5 तक रहती हैं और इस कारण से 66.5 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में बनते हैं, जिन्हें हम क्रमशः आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत के नाम से जानते हैं। ये दोनों स्थितियां बनती हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि इस परिक्रमण गति के दौरान अक्षांशों का निर्धारण होता है। अब इसे हम यहां नोट डाउन करते हैं किस तरह से इसका निर्धारण होता है। दोस्तों हम यहां बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पूर्व की ओर झुकी हुई हैं, पूर्व की ओर झुकी हुई हैं। और इसके परिणाम स्वरूप हम बात कर चुके हैं 66.5 डिग्री का सूर्य के साथ सापेक्षित कोण बनता है, तथा एक तो इसकी 66.5 डिग्री अपने स्थान पर झुकी हुई है, तथा पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण अक्षांशों का निर्धारण होता है। अक्षांशों का
निर्धारण होता है, निर्धारण होता है। किस तरह से होता है तो यहां समझिएगा किस तरह से इनका निर्धारण होता है। पहली नंबर 1 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री का निर्धारण कैसे होता है कि वर्ष में सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें, वर्ष में सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें 2 बार होती हैं। वर्ष में सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें, सीधी या कहें लंबवत किरणें पहली बार होती हैं 21 जून को और 21 जून को होती हैं कर्क रेखा पर। 21 जून 21 जून और 21 जून को कहां होती हैं साथियों? 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती हैं और इसी के आधार पर कर्क रेखा का निर्धारण होता है। 21 जून को 21 जून इस दिन सूर्य की लंबवत, इस दिन सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर होने से कर्क रेखा का निर्धारण, कर्क रेखा का निर्धारण, कर्क रेखा का निर्धारण होता है। ठीक है, कर्क रेखा का निर्धारण हुआ। दूसरी स्थिति आएगी जिसमें दूसरी स्थिति 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को सूर्य अधिकतम दक्षिणायन होता है। 22 दिसंबर यह है दूसरी स्थिति। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान सूर्य की स्थिति कहां होगी तो यहां बात करते हैं। इस दिन सूर्य अधिकतम लंबवत, सूर्य अधिकतम लंबवत 23 डिग्री 30 मिनट साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश पर होने से सूर्य के अधिकतम लंबवत 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होने से मकर रेखा का निर्धारण होता है। मकर रेखा का निर्धारण, मकर रेखा का निर्धारण होता है। तो याद रखिएगा, इस तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण हुआ। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 66.5 डिग्री के संदर्भ में। हम आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत की बात करें। एंड नेक्स्ट फिर हम बात कर रहे हैं नंबर 2 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री के संदर्भ में बात करें। 66.5 डिग्री अर्थात 66 डिग्री 30 मिनट, और यहां अधिकतम तिरछी किरणें होगी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होने के कारण अधिकतम तिरछी किरणें दोनों ही गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश तक होगी। इसलिए 66.5 डिग्री के संदर्भ में कहते हैं उत्तरी
अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो आर्कटिक वृत्त का निर्माण होता है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिक वृत्त का निर्धारण होता है। इस तरह से 66.5 डिग्री के संदर्भ में ये निर्धारित होते हैं, ये अक्षांश निर्धारित होते हैं। तो साथियों बात करते हैं पृथ्वी के 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके हुए होने के कारण सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें तिरछी किरणें दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री तक, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री तक रहती हैं, 66.5 डिग्री तक रहती हैं। इस दौरान या इससे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त एवं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिक वृत्त का निर्धारण होता है। अंटार्कटिक वृत्त का निर्धारण होता है। तो ये चीज यहां पर आप क्लियर करिएगा। इस दौरान ये स्थितियां बनती हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें दोनों ही गोलार्धों में 66.5 तक, याद रखिएगा दोनों ही गोलार्धों में किस तरह से होती हैं यहां मैं डायग्राम पे आपको समझा चुका हूं। इस कारण से 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक वृत्त का निर्धारण होता है। इस तरह से हम पृथ्वी की परिक्रमण गति के दौरान ये दूसरे प्रभाव को यहां स्पष्ट कर चुके हैं कि किस तरह से अक्षांशों का निर्धारण होता है। और वहीं जहां हम तीसरे प्रभाव की बात करें तो साथियों तीसरे प्रभाव के परिणाम स्वरूप ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। किस तरह से होती हैं हम यहां समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम ये अक्सर पढ़ते हैं, सामान्य रूप से हम बार बार ये चीजें पढ़ते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने की रातें होती हैं। तो होती कैसे हैं ये यहां क्लियर करते हैं। दोस्तों यहां मैं समझाने का प्रयास करूंगा किस तरह से तीसरा प्रभाव ध्रुवों पर ध्रुवों पर 6 माह के दिन व 6 माह की रातें, 6 माह की रात का बनना, यह भी कैसे होता है यहां क्लियर करेंगे। ध्रुवों पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें कैसे होती हैं तो देखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं मार्च से सितंबर तक सूर्य की स्थिति कहां होती है। मार्च से सितंबर तक सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। सूर्य भूमध्य रेखा को पार करके उत्तर की ओर जाता है और ऐसी स्थिति में
हम देखते हैं कि सूर्य की अधिकतम लंबवत स्थिति उत्तर में कर्क रेखा पर होती है। और जहां हम बात कर चुके हैं कि इस अवधि में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जब लंबवत होता है, अतः उत्तरी ध्रुव के लिए दिन और दक्षिणी ध्रुव के लिए रात होती है। और किस तरह से 6 महीने की होती हैं, तो यहां समझते हैं। हम अभी बात कर चुके हैं, हमने बात की थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी और सूर्य के का सापेक्षिक कोण 66.5 का होता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य की किरणें अधिकतम तिरछी किरणें 66.5 तक दोनों ओर जा सकती हैं। और यहां हम बात करते हैं, यहां जब बात करते हैं कि सूर्य अधिकतम कहां तक जा सकता है, उत्तर में अधिकतम जा सकता है कर्क रेखा पर। अधिकतम सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ या कर्क रेखा पर अधिकतम उत्तर में जा सकता है और अधिकतम दक्षिण में मकर रेखा तक जा सकता है। अब देखिएगा क्या होगा। अब हम यहां बात करते हैं कि जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध में होगी, और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थिति कब होती है, उत्तरी गोलार्ध में होती है साथियों एक सेकंड यहां मैं क्लियर करता हूं इस चीज को कि यहां ये है भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री कहते हैं। सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और इसके पश्चात उत्तर की ओर गति करता है। और यही कारण है कि हमारे उत्तरी गोलार्ध के निवासियों के लिए मार्च से ग्रीष्मकाल का आगमन होता है, क्योंकि सूर्य हमारे धीरे धीरे नजदीक की ओर आता है और यह नजदीकता अधिकतम होती है 21 जून को। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध के दौरान हम देखते हैं कि जून का महीना वर्ष का सबसे गर्म महीना माना जाता है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में, हमारे संदर्भ में। अब देखिएगा पुनः जून से लगाकर सूर्य पुनः जून के बाद में 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर आएगा। इस दौरान हम देखते हैं कि जब मार्च से जो सितंबर तक की जो अवधि होगी, ये अवधि होगी दोस्तों 6 माह की। मार्च से सितंबर की जो अवधि 6 माह की अवधि होगी, इस दौरान सूर्य होगा, उत्तरायण होगा। और अब देखिएगा सूर्य जब कर्क रेखा पर होता है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की कर्क रेखा पर होने पर अधिकतम तिरछी किरणें कहां तक जा रही हैं, 90 डिग्री तक, यानी उत्तरी ध्रुव तक जा रही हैं। कितनी तक जा रही हैं, उत्तरी ध्रुव तक जा रही हैं। अब वहीं दूसरी ओर यहां देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री तक जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, इसका कारण है 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव और 66.5 डिग्री तक अधिकतम तिरछी किरणों का जाना। और इस दौरान हम देखते हैं कुल होते हैं 90 डिग्री, और इस तरह से सूर्य की स्थिति उत्तर में 90 तक जाती है। अब जब तक सूर्य भूमध्य रेखा तक पर रहेगा, इस दौरान उत्तरी ध्रुव पर क्या रहेगा, दिन। तो इस दौरान हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में जून से सितंबर तक की अवधि में दिन होता है। वहीं इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अधिकतम तिरछी किरणें कहां तक जा सकती हैं, 43 डिग्री तक। तो ये ध्रुवों तक सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें न पहुंचने के कारण इस अवधि में, यानी कि जून से सितंबर की अवधि में दक्षिणी गोलार्ध में रात और उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा। इसी के विपरीत जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होगी, तो इसके उलट स्थितियां बदल जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रातें होगी। ये यहां पर हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं, कैसे स्थितियां बनती हैं। तो पहले बात करते हैं मार्च से सितंबर तक की। मार्च से सितंबर के दौरान क्या होता है, इस दौरान सूर्य उत्तरी गोलार्ध में या यूं कहें उत्तरायण होता है।
उत्तरायण होता है। इससे उत्तरी ध्रुवों पर इससे उत्तरी ध्रुव पर मार्च से सितंबर तक 6 माह का दिन व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह की रातें होगी। ठीक है, क्योंकि पुनः सूर्य को दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में 6 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि जैसे ही सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होना शुरू होगी, इस स्थिति में सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें दक्षिणी ध्रुव पर आएंगी और धीरे धीरे उत्तर ध्रुव से हटती हुई नजर आएंगी। इस कारण से हम कहते हैं कि इस अवधि में, यानी कि जून से सितंबर की अवधि में, उत्तरी ध्रुव पर दिन और दक्षिणी ध्रुव पर रात होगी। और वहीं दूसरी ओर जहां हम बात करें इसी के विपरीत, सितंबर से मार्च के दौरान, सितंबर से मार्च में क्या होता है? सितंबर से मार्च में सूर्य की स्थिति है वो बदल जाती है और इस समय अवधि में सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होता है। और इस परिणाम स्वरूप, दक्षिणायन होने के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि स्थिति जस्ट अपोजिट हो जाती है मार्च से सितंबर के। बात करते हैं इस दौरान सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत, दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि दक्षिणायन या यूं कहें लंबवत होने से सितंबर से मार्च तक 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी ध्रुव में ऊपर, दक्षिणी ध्रुव पर दिन तथा उत्तरी ध्रुव पर रातें होगी। तो इस तरह से यह स्थिति बनती है कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती है। तो साथियों, यह बात क्लियर हुई। अब इसके अलावा कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है कि जब सूर्य अधिकतम उत्तर पर होता है तो सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम कहां तक होती हैं? इस चीज को मैं कॉमनली कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे भी क्लियर करता चलूं कि देखिएगा, हम यहां बात करते हैं जब 21 जून की बात करें, जब सूर्य की लंबवत स्थिति कहां पर होती है? जब सूर्य की लंबवत स्थिति होगी कर्क रेखा पर। कहां होगी? कर्क रेखा पर होगी 21 जून के दिन। और यहां मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये है भूमध्य रेखा और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात कर्क रेखा। सूर्य कहां है? सूर्य है साथियों, इस दौरान सूर्य की स्थिति है कर्क रेखा पर लंबवत, उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम स्थिति है। ठीक है, अब इसके पश्चात फिर देखिएगा, जब सूर्य अधिकतम उत्तर में होता है तो हम जानते हैं कि इस दौरान कैसी स्थिति होगी।
अब देखिएगा यहां से अधिकतम कहां तक सूर्य की तिरछी किरणें जाएंगी। इस स्थिति में अधिकतम तिरछी किरणें 90 डिग्री तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं? 90 डिग्री तक। तो अधिकतम तिरछी किरणें कहां तक जाएंगी? 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है तो इस दौरान सूर्य की अधिकतम तिरछी किरणें कहां तक जाती हैं? ये जाती हैं 66.5 डिग्री तक। और इसके अलावा ये है 23.5 डिग्री साउथ, मतलब मकर रेखा। ये हैं मकर रेखा कहें या 23.5 डिग्री, यहां वापस से लिख देते हैं 23.5 डिग्री साउथ, और ये हैं 66.5 डिग्री साउथ। अब यहां समझिएगा, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो इसकी अधिकतम तिरछी किरणें जाती हैं 66.5 तक। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो अधिकतम तिरछी किरणें जाती हैं 90 डिग्री तक। और इसकी दक्षिण में कहां तक पहुंचेंगी किरणें? तो यहां आप देख पाएंगे कि हम जानते हैं कि अधिकतम सूर्य के और पृथ्वी के संदर्भ में सापेक्षित कोण बनता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बनने के कारण 23.5 डिग्री ये पहले से ऊपर में है और 23.5 डिग्री इसका झुकाव है। तो अब देखिएगा यहां से इसकी जो तिरछी किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में 43 डिग्री तक जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध में 43 डिग्री तक जाएगी। ये चीज यहां पर क्लियर रखिएगा। यहां ध्यान रखना है आपको कि इस दौरान जब सूर्य की स्थिति 23.5 डिग्री उत्तर में होगी तो अधिकतम जो इसकी तिरछी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 43 डिग्री तक होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको इस 66.5 में से 23.5 को घटा दीजिए और यहां उत्तर आ जाएगा 43 डिग्री। तो इस आधार पर आपको यह याद रखना है कि जब सूर्य अधिकतम उत्तर में होता है तो दक्षिण में अधिकतम इसकी तिरछी किरणें 43 डिग्री तक होती हैं। इसी के विपरीत जब बात अगर मकर रेखा के संदर्भ में आ जाए कि जब ये तो है 21 जून की स्थिति, यदि स्थिति 22 दिसंबर के संदर्भ में हो तो क्या होगा? उत्तर में अधिकतम इसकी तिरछी किरणें है वो 43 डिग्री उत्तर तक जाएगी। ये चीज भी यहां ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके पश्चात हम बात करते हैं अगले प्रभाव के रूप में, और अगला प्रभाव होगा ऋतुवत परिवर्तन का। किस प्रकार से ऋतुओं में बदलाव होता है, हम यहां बात करते हैं ऋतुवत बदलाव के संदर्भ में। ऋतुवत बदलाव, ऋतुवत बदलाव, ऋतुवत परिवर्तन, किस तरह से ऋतुएं बदलती हैं। ऋतुओं के बदलने के पीछे साथियों दो फैक्ट है, एक है परिक्रमण गति और एक पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना। देखिएगा जब हम मार्च से सितंबर के दौरान बात करते हैं तो सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होता है तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यहां डायग्राम के माध्यम से भी आप यहां समझ पाएंगे। यहां देखिएगा, इस डायग्राम के माध्यम से समझें तो जब सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी इस तरह से रिवोल्यूशन कर रही है या परिक्रमण गति कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इस दौरान आप देखेंगे कि 4 स्थितियां बन रही हैं। किस तरह से 4 स्थितियां बनेंगी? जब हम पहली स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति होती है साथियों 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। कहां होता है? सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। इसे हम विषुव कहते हैं। और ये स्थितियां वर्ष में 2 बार होती हैं। 2 बार विषुव की स्थिति बनती है। एक होती है 21 मार्च को और दूसरा विषुव बनता है साथियों 23 सितंबर को। ये 2 विषुव की स्थितियां होगी। इसके अलावा सूर्य इसके पश्चात भूमध्य रेखा से आएगा 21 जून को कर्क रेखा पर। कहां आएगा? 21 जून को आएगा कर्क रेखा पर। यहां था 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा पर, यहां पर भी 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर था। जब कर्क रेखा पर आया तो इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम लंबवत स्थिति के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और इसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में इस दौरान यानी 21 जून को शीत ऋतु रहेगी। फिर सूर्य पुनः जब 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति
मकर रेखा पर लंबवत होगी, तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि अधिकतम दक्षिणायन स्थिति है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और इसी के विपरीत यहां हम बात करें तो इस अवधि में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होगा, शीत ऋतु की स्थिति होगी। और यही कारण है कि जब हम जून की बात करते हैं तो जून का महीना उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में अधिकतम गर्म महीना, और उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में दिसंबर का और जनवरी का महीना अधिकतम ठंडा महीना कहा जाता है। ये स्थितियां यहां बदलाव होती हैं, इस तरह से ये ऋतुवत बदलाव हुआ करते हैं। यहां नोट डाउन करते हैं साथियों, ऋतुवत बदलाव किस तरह से होते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो मार्च से सितंबर तक, मार्च से सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती हैं, शीत ऋतु होती हैं। वहीं दूसरी ओर जबकि सूर्य के दक्षिणायन होने पर यानी ये अवधि कब है, ये अवधि है सितंबर से मार्च होने पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु व उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु होती है दक्षिणी गोलार्ध में और शीत ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में। तो साथियों, ये दो स्थितियां इस संदर्भ में बनती हैं। तो ये ऋतुवत बदलाव इस प्रकार से हुआ करते हैं, जैसा कि हम लास्ट डायग्राम पे भी यहां बात कर चुके हैं, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रभाव की बात करते हैं। अगला प्रभाव है दिन रात की अवधि में परिवर्तन। साथियों, नेक्स्ट हम प्रभाव की बात करें, नेक्स्ट प्रभाव है दिन रात की अवधि में बदलाव। हम घूर्णन गति के दौरान बात कर चुके हैं, दिन रात का बनना, वो घूर्णन गति से बन रहा था। यहां दिन रात की अवधि में परिवर्तन होगा, दिन रात की अवधि में परिवर्तन, तो ये होगा साथियों परिक्रमण गति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप। किस तरह से हमारे यहां उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। कई बार ये प्रश्न आते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटी रात कब होती है। दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में भी किस तरह से ये परिवर्तन होता है, हम यहां बात करें तो यहां देखेंगे साथियों 21 जून के संदर्भ में कहते हैं कि सूर्य अधिकतम उत्तर में होता है। सूर्य अधिकतम उत्तर में होने के कारण कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस दौरान हमारे यहां उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में 13 घंटे और 45 मिनट का दिन होगा, यानी कि दिन बड़ा होगा, और रात क्या होगी,
छोटी होगी। रात की अवधि क्या होगी? 10 घंटे और 15 मिनट की होगी। तो इस दौरान हम देखते हैं कि लगभग दिन और रात में ये अधिकतम बदलाव होता है। इस कारण से 21 जून को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में सबसे बड़ा दिन कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे छोटा दिन कहा जाता है। और इस दौरान हम जब बात करेंगे 22 दिसंबर के संदर्भ में, तो 22 दिसंबर के संदर्भ में हम देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में सबसे छोटी रात होगी। तो सबसे छोटी रात, और इस प्रकार का यह बदलाव नजर आएगा। और दूसरी स्थितियां बनेंगी विषुव की स्थितियां। विषुव की स्थितियां कब होगी? 21 मार्च को और 23 सितंबर को, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा। ऐसी स्थिति में जिसे हम कहेंगे दोनों गोलार्धों में दिन और रात का समान होना, और इसी कारण से यह भूमध्य रेखा पर होने के कारण भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए हम यहां बात करते हैं, समझने का प्रयास करें। यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, या जिसे हम भूमध्य रेखा कह रहे हैं। और 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा। ये स्थितियां सूर्य की रहेंगी। हम इस संदर्भ में यहां बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, पहली स्थिति जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत है, इस दौरान बात करेंगे। और फिर दूसरी हम स्थिति की बात करेंगे जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा और जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा। अब यहां से देखिएगा साथियों कि जब 21 मार्च की बात करें, 21 मार्च को सूर्य जब विश्व भूमध्य रेखा पर होगा, ऐसी स्थिति में दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगी। इसके प्रभाव स्वरूप दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान होंगे। हम इसे विषुव कहेंगे। और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में बात करते हैं, तो 21 मार्च को साथियों उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होने के कारण इसे बसंत विषुव कहा जाता है। और दोबारा सूर्य जब कर्क रेखा पर जाने के बाद दूसरी विषुव की स्थिति बनाएगा, यानी कि 23 सितंबर को जब सूर्य पुनः दूसरा विषुव बनाएगा, इस दौरान उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में शरद ऋतु होने के कारण इसे शरद विषुव कहा जाता है। दो विषुव की स्थितियां। अब यहां बात करते हैं 21 जून को, क्योंकि एक साल में सूर्य की स्थिति में बदलाव 4 बार हो रहे हैं। 21 मार्च से सूर्य को कर्क रेखा पर पहुंचने में 3 महीने का वक्त लगा, यानी कि 21 मार्च से 21 जून तक पहुंचा। पुनः वापस आने में भी सूर्य को 3 महीने का वक्त लगेगा, यानी कि जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर को पुनः विषुव की स्थिति आएगी और फिर वापस से 3 महीने दक्षिण की ओर जाने पर लगेंगे। और ये अवधि होगी, ये जो समय होगा, ये होगा साथियों 22 दिसंबर। इस दौरान पुनः यही स्थितियां बदलती रहती हैं 3-3 महीने के अंतराल में। और जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर होगा, इस दिन कर्क रेखा के पर लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। और इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य अधिकतम दूरी पर होने के कारण यहां सबसे छोटा दिन होगा। ये स्थितियां इसमें बदलाव होती हैं। किस तरह से बदलती हैं हम यहां पे वापस से लिखते हैं। सबसे पहले यहां बात करते हैं 21 जून की, और 21 जून को कहा जाता है कर्क संक्रांति या उत्तरी अयनात कहा जाता है या उत्तरायण कहा जाता है। हम इस बारे में भी बात करते हैं 21 जून को क्या होता है। 21 जून जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत या हम कहें अधिकतम उत्तर में लंबवत होता है, तो
अधिकतम लंबवत होता है, तो इस दिन या यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, यानी कि 13 घंटे और 45 मिनट, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात, व सबसे छोटी रात, यानी कि 10 घंटे और 45 मिनट की रात होती है। रात होती हैं एवं दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में, दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति, या यूं कहें सबसे बड़ी रात व सबसे छोटा दिन विपरीत स्थिति होती है। तो याद रखिएगा ये 21 जून के संदर्भ में। फिर बात करते हैं यहां नंबर 2, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर इसे कहा जाता है मकर संक्रांति या दक्षिणी आयनात कहा जाता है। इस दिन क्या प्रभाव रहता है, तो यहां हम बात करें, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्यों होता है? क्योंकि सूर्य कहां है? सूर्य मकर रेखा पर है। सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती हैं। कितनी होती हैं? 13 घंटे और 45 मिनट का दिन और 10 घंटे और 15 मिनट की रात होती है। जस्ट अपोजिट होती हैं। तो यहां बात करें क्यों होती हैं? क्योंकि इस दौरान सूर्य अधिकतम दक्षिणायन होता है, यानी कि मकर रेखा पर लंबवत होता है। मैं यहां डिटेल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऊपर की बात में हम 21 जून के संदर्भ में कर चुके हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में विपरीत स्थिति, उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब फिर बात करते हैं विषुव की। नेक्स्ट बात करते हैं कि विषुव क्या होता है। हम यहां बात करें विषुव क्या होता है? विषुव की स्थितियां होती हैं साथियों 2 बार। एक पहली स्थिति होती है 21 मार्च को, व दूसरी होती है 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति बनती है। अब कैसे होती हैं यहां समझते हैं। इस दौरान क्या होता है? सूर्य की स्थिति होती है भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो
दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि 12-12 घंटे की समान होती हैं। समान यानी कि 12-12 घंटे होती हैं। इसे विषुव कहा जाता है। इसे विषुव कहा जाता है। अब ये विषुव की स्थितियां भी 2 बार होती हैं, जिसमें यह भूमध्य रेखा पर होने के कारण भूमध्य रेखा पर होने के कारण 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा कहा जाता है। अब आप यहां से क्लियर कर चुके हैं कि इसको भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम बार बार इसको और इसे हम बार बार विषुवत रेखा कहते हैं, लेकिन हमें कारण का पता नहीं। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि भूमि को 2 भागों में विभाजित करते हैं, भूमि के मध्य से होकर गुजरती हैं। विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यहां सूर्य लंबवत होता है, दोनों गोलार्धों में दिन और रात की स्थिति अवधि बराबर होती है, और इस स्थिति को विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। और इक्विनॉक्स की स्थिति 0 डिग्री पर होने के कारण इस रेखा को इक्वेटर कहा जाता है, इस रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब यहां देखें 21 मार्च, नंबर 2 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च को तो बोला जाता है बसंत विषुव, और 23 सितंबर को बोला जाता है शरद विषुव। ये उत्तरी गोलार्ध से संबंधित शब्द यहां प्रयोग में लिए गए हैं, क्योंकि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होने के कारण यहां इसे बसंत विषुव कहा जाता है। और इस दौरान 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होने के कारण इसे शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। यह चीज यहां पर क्लियर रखिएगा। हम लास्ट में यहां तो आगे बात कर ही चुके हैं पहले से, किस तरह से यहां हम बात कर चुके हैं किस तरह से जब सूर्य की स्थिति 21 जून पर थी तो इसे हमने क्या कहा था, कर्क संक्रांति कहा था। कर्क संक्रांति, या इसे कहा जाता है उत्तरायण, उत्तरी आयनात या उत्तरी आयनात। और जब मकर रेखा पर होता है तो इसे मकर संक्रांति या दक्षिण आयनात कहा जाता है। मकर संक्रांति या दक्षिणी आयनात कहा जाता है। कर्क संक्रांति या उत्तरी अयनात। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, लास्ट प्रभाव की बात करते हैं, इसका अंतिम प्रभाव। और अंतिम प्रभाव के रूप में हम यहां बात करेंगे किस तरह से जलवायु कटिबंधों का निर्धारण होता है। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किस तरह से हम कहते हैं कि इस ग्लोब पर उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंधों के रूप में जो कटिबंधों का निर्माण होता है, जो कटिबंधों का निर्धारण होता है, साथियों ये भी इस पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही होता है। हम यहां समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से इनका निर्धारण होता है। तो यहां ग्लोब पर समझिएगा, भूमध्य रेखा। साथियों भूमध्य रेखा और उत्तर में जब बात करते हैं
उत्तर में 30 डिग्री, दक्षिण में भी 30 डिग्री। यहां ये जो वो स्थिति है, या यूं कहें कि 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, ये वो स्थिति है जहां तक सूर्य की किरणें अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होता है और सूर्य की किरणें अधिकतम समय तक यहां लंबवत रहती हैं। इस कारण से यहां अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होने के कारण हम इस स्थान को कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। और सामान्य रूप से हालांकि ये 23.5 से 23.5 के मध्य होता है, लेकिन इसका प्रभाव अधिकतम उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री तक रहता है। इस कारण से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के मध्य के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। हम यहां बात करें भूमध्य रेखा या 0 डिग्री, और ये हैं साथियों 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हैं 23.5 डिग्री साउथ, और इस स्थान को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। और फिर इसके पश्चात हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 2, 23.5 से ऊपर की ओर बात करें तो 45 डिग्री तक का भाग। दोनों ही गोलार्धों में 23.5 से 45 के बीच का भाग, 23.5 से 45 डिग्री, 45 डिग्री साउथ, इस स्थान को कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। इसे कहा जाता है दोस्तों उपोष्ण कटिबंध। और इसके पश्चात फिर हम बात करते हैं 66.5 तक भी माना जाता है और 60 तक भी माना जाता है। 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण, और ये है 90 डिग्री नॉर्थ, जिसे नॉर्थ पोल कह रहे हैं, 90 डिग्री साउथ, जिसे साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 90 से 60 के बीच का क्षेत्र दोनों ही गोलार्धों में शीत कटिबंध कहलाता है, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जो वर्ष पर्यंत बर्फ से ढके रहते हैं, हिम आच्छादित रहते हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र वर्ष पर्यंत हिम आच्छादित रहते हैं। इस कारण से यहां शीत कटिबंध का क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरह से इन कटिबंधों का निर्धारण भी यहां पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होता है। हम यहां पर और इसे डिटेल लिखते हैं किस तरह से इनका निर्धारण होता है। तो नंबर 1, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध के संदर्भ में कहें तो यहां उष्ण कटिबंध का निर्माण क्यों होता है? सूर्य की स्थिति 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर रहती है। सूर्य की लंबवत स्थिति वर्ष पर्यंत, वर्ष भर 23 डिग्री उत्तर व 23.5 डिग्री दक्षिण में रहने के कारण यहां अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होता है। अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होने से इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहां पर अधिकतम सीधी किरणें, लंबवत किरणें पड़ती हैं। इस कारण से इसका निर्धारण हमने उष्ण कटिबंध के रूप में किया। एंड नेक्स्ट उपोष्ण कटिबंध। नंबर 2, उपोष्ण कटिबंध, और ये उपोष्ण कटिबंध रहेगा साथियों दोनों ही गोलार्धों में 23.5 से 45 के बीच का।
23.5 से 45 के बीच दोनों ही गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंध की स्थिति होगी। यहां एक महीना जो सर्वाधिक गर्म होगा, और वहीं इस संदर्भ में बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में तो एक महीना गर्म कौन सा होता है, जून का, और दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में जनवरी का। उपोष्ण कटिबंध ये है दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ से, दोनों गोलार्धों की एक साथ बात करते हैं। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य का अक्षांशीय क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। इस क्षेत्र में एक माह, वर्ष का एक महीना, वर्ष का एक महीना अधिकतम गर्म होता है, अधिकतम गर्म होता है। उत्तरी गोलार्ध में बात करें, उत्तरी गोलार्ध में जून व दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी, और सर्दियों के संदर्भ में भी बात करते हैं तो ये अपोजिट स्थिति बन जाती है। और फिर हम लास्ट बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध की। तीसरी स्थिति है शीतोष्ण कटिबंध। इस ग्लोब के ऊपर कुल कटिबंधों की संख्या 7 है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध। और ये स्थिति है दोस्तों दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों ही गोलार्धों में 45 से कई स्थान पर 66.5 मिलता है और कई जगह पर आपको 60 डिग्री लिखा हुआ मिलता है। सामान्य बात है, कोई विशेष अंतर नहीं है। इस दौरान क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु है वो अल्प होती है, अर्थात यहां लघु ग्रीष्म ऋतु, यहां लघु यानी कि अल्प अवधि की ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। ये शीतोष्ण कटिबंध की विशेषता। और इसके बाद में लास्ट बात कर रहे हैं शीत कटिबंध की, नंबर 4, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, चूंकि ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा हिम आच्छादित रहते हैं, इस कारण से ध्रुवीय क्षेत्र या यूं कहें कि दोनों ही गोलार्धों में 60 से 90 डिग्री के बीच का जो स्थान होता है वो हमेशा शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य का क्षेत्र शीत कटिबंध, शीत कटिबंध कहलाता है। और यह स्थान जिसकी विशेषता है कि तापमान सदैव हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। यहां तापमान सदैव, यहां तापमान वर्ष पर्यंत 0 डिग्री से या
हिमांक बिंदु से नीचे रहता है, बिंदु से नीचे रहता है। ये इसकी खास विशेषता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र की, क्योंकि शीत कटिबंधीय क्षेत्र है वो हमेशा कहां स्थित होते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस कारण से यहां पर हम बात करते हैं तो ये इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप यहां वर्ष पर्यंत हिमांक बिंदु से नीचे का तापमान दर्ज किया जाता है। और हम सबसे लास्ट में इसके प्रभाव की, अंतिम प्रभाव की बात कर रहे हैं, जिसके दौरान वायुदाब पेटियों का विस्थापन होता है। लास्ट प्रभाव की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर 6 वायुदाब पेटियों का विस्थापन। किस तरह से वायुदाब पेटियों का विस्थापन होता है? हम जब वायुदाब पेटियों को पढ़ते हैं, पवन संचरण को पढ़ते हैं, तब वहां आप देखते हैं एक शब्द आपने सुना होगा ITCZ का। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन या अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें सदैव विस्थापन होता है सूर्य की स्थिति के आधार पर। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर लंबवत होती है तो ऐसी स्थिति में ITCZ अपने स्थान से 5 डिग्री उत्तर में खिसक जाता है। जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है तो इस दौरान ITCZ की वास्तविक स्थिति भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में होती है। और जब सूर्य मकर रेखा पर आएगा तो यह स्थिति 5 डिग्री दक्षिण की ओर लंबवत हो जाएगी। मैं यहां पर एक सामान्य डायग्राम से समझाता हूं। ये हैं 0 डिग्री और कर्क रेखा, और यह है मकर रेखा। यहां से देखिएगा, ये इसकी वास्तविक स्थिति है जो डोल्ड्रम का एरिया कहलाता है। ये इसकी वास्तविक स्थिति जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर, ये ITCZ की स्थिति बता रहा हूं मैं दोस्तों। ये जो क्षेत्र है इसे ITCZ कहा जाता है। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो ITCZ की स्थिति 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में होती है। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होगी तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, +5 डिग्री हो जाएगी। और जब मकर रेखा पर सूर्य होगा तो इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में +5 डिग्री ITCZ हो जाएगी और सभी पेटियां, वायुदाब पेटियां इस तरह से विस्थापित हो जाती हैं। जब आप भारतीय मानसून सिस्टम को पढ़ते हैं तब भी वहां क्लियर करते हैं कि जिस तरह से जब सूर्य जून के माह में 21 जून को कर्क रेखा पर आता है तो ITCZ अपने स्थान से उत्तर की ओर खिसकता है और जो 30 डिग्री से 35 डिग्री की जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, वो जहां से नेट पवनें चलती हैं, वो अपने स्थान से उत्तर की ओर 10 से 20 डिग्री उत्तर तक चली जाती हैं। इस कारण से नेट पवनें चलना बंद होती हैं और भारत में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। तो ये चीज यहां अपन क्लियर करते हैं किस तरह से इसका प्रभाव नजर आता है। इक्कीस जून को सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत होने से वायुदाब पेटियां अपने मूल स्थान से 5 डिग्री उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती हैं। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो वायुदाब पेटियां पांच डिग्री दक्षिण में
वायुदाब पेटियां अपने मूल स्थान से मूल स्थान से 5 डिग्री दक्षिण में विस्थापित हो जाती हैं। ये इस तरह से वायुदाब पेटियों में विस्थापन देखने को मिलता है। तो साथियों, इस तरह से आज की इस क्लास में परिक्रमण गति के संदर्भ में, रिवोल्यूशन मोशन के संदर्भ में हमने यहां बात कंप्लीट की। इस तरह से हमारा पृथ्वी की दोनों प्रकार की गतियों का जो कंसेप्ट यहां पर पूरा होता है, जिसमें हमने घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों को यहां डिटेल किया। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम एक अलग नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।